सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आलूदगी का खात्मा और पेट्रोलियम के भारी बिल से छुटकारा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत 100 अरब की सब्सिडी देने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इजलास में बैंकिंग एसोसिएशन और इंश्योरेंस कंपनीज़ के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फलाह के दोहरे मकासद के तहत NEV न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के नफाज पर जोर दिया गया। हारून अख्तर ने ऐलान किया कि मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। दूसरी तरफ नई एनर्जी व्हीकल लेवी के नफाज के बाद गाड़ियों की कीमतों में एक सर्ज देखा जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या वफाकी बजट 2025-26 में नाफिज की गई NEV लेवी अवाम के लिए सब्सिडी के फ़वाइद पर पानी तो नहीं फेर देगी? और साथ ही साथ इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर भी हम डिस्कस करते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद है। HM शहजाद साहब चेयरमैन मोटर डीलर एसोसिएशन, उनको भी वेलकम कहेंगे। चौधरी अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। तीनों को हम वेलकम करते हैं। और अकमल साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबली तो एक बड़ा पुश है EV का, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो EV की सेल्स हैं वो एक्सट्रीमली लो है। अब इस सब्सिडी के बाद आप कुछ बेहतरी आते हुए देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मजीद? थ्योरेटिकल इम्पैक्ट यानी किताबी तौर के ऊपर और ऐलानात की हद तक जो है ना उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और एक होता है उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। थ्योरेटिकली तो समझें कि मैं कह रहा हूँ, आपने सुन लिया आप खुश हो गए, आपने कहा मैंने सुन लिया मैं खुश हो गया, तो ये तो सुनने की हद तक हो गया। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं तो वहाँ हमें चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अक्सर मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो हुकूमत के कॉल और फेल में जो है ना वो तसादात हैं। एक तरफ जो है ना वो EV पॉलिसी जो है वो अपनाने की बात कर रहे हैं कि जी हम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो उसी हुकूमत ने इस सोलर पैनल्स के ऊपर जो है तकरीबन 10% के करीब जो है वो सेल्स टैक्स लगा दिया है। यानी एक तरफ आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी जो है ना वो आसानी से हासिल हो सके, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप जो है वो टैक्सेस लगा रहे हैं। इसी तरीके से अब EV के ऊपर जो है वो फॉर द टाइम बिंग तो देखेंगे कि चूंकि अभी इस वक्त तो कोई परचेज उनको नहीं कर रहा, क्योंकि बहरहाल उसकी क्वालिटी के हवाले से और बड़े उसमें इफ एंड बट्स हैं, क्वेश्चन सॉल्वेबल है, और न्यू चूंकि टेक्नोलॉजी है नई पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है तो पब्लिक नॉर्मली रिलेक्टेंट होती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे लोगों को नजर आएगा, जैसे जैसे चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि इसमें जो है वो दोबारा से टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो मजीद इनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें तो हुकूमत ने जैसे जो 850 सीसी से नीचे की गाड़ियां हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया। तो जो एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकता था उसको गाड़ी 30 लाख वाली जो वो तकरीबन 32 लाख रुपए तक की अब हो गई है, जो 650 सीसी की थी, यानी 2 लाख का तकरीबन इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है। ऑन दी अदर हैंड जो है वो लग्जरी व्हीकल जो है या 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं, SUVs हैं, उनकी ड्यूटी जो है तकरीबन 50% तक जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो मुख्तलिफ हुकूमत मदों में आयद करती थी उनमें कमी कर दी, उनमें करोड़ रुपए की जो है वो कमी मुतवक्को है। तो एक तरफ वो आपका जो है वो जो फॉरेन रिजर्व जो स्टेट बैंक ने जो है ना वो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया वो उसका आउटफ्लो का जो है वो बंदोबस्त हो रहा है, और दूसरी तरफ आपके यहाँ कार्बन एम्यूनिशन वाली जो गाड़ियां हैं उनको आप प्रोमोट कर रहे हैं, उनके ऊपर से ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। और यहाँ अभी सिर्फ आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी अभी बनी नहीं है, बनने का सोचा जा रहा है, और उसमें भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है बैंकों के। आप लोग जो है ना वो कर्जे दें लोगों को ताकि लोग कर्जे या इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो कॉल और फेल में जो डिफरेंस है इसको मेरे ख्याल में पहले खत्म करना होगा। या तो आप पेट्रोल वाली गाड़ियों को जो है इंकरेज कर लें, या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कर लें। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंकरेज करते हैं तो फिर कल को आपको इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि आवाम के लिए वो दोबारा दर्द सर ना बन जाए कि पता चला उसके ऊपर जो है ना मजीद सेल्स टैक्स आयद किए जा रहे हैं, मजीद रेगुलेटरी ड्यूटीज आयद की जा रही है। तो ये मसले मसाइल है, इसमें इन्वेस्टर भी 10 मरतबा सोचता है इन्वेस्ट करने से पहले, और जिसने कंज्यूम करना होता है ये एंड बायर होता है वो भी 10 मरतबा सोचता है।
बिल्कुल ठीक है। इत्तिशाम साहब, एक तो हम इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन बनाने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कॉलो फेल में तजाद इस तरह से भी है कि एक तरफ हमने जो अपने टारगेट्स सेट किए हैं, बड़े एम्बिशियस सेट किए हैं, 2030 तक हम 3000 चार्जिंग स्टेशंस, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। आप ईवी को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन टोटल आपके पास 10 से भी कम जो चार्जिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पर। किस तरह से हम अचीव कर पाएंगे ये? आप क्या ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं? गवर्नमेंट क्या खुद कंफ्यूज है इस मामले में? आमना, अगर मैं बहुत ही ब्लंटली सारे मामले को एक सेंटेंस में बात करूं तो मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पे, बल्कि मैं दावा तो नहीं मुझे करना चाहिए, अपने तजर्बे की रोशनी में आपको मैं बता सकता हूं कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा, किसी को नुकसान पहुंचाने की गेम हो रही है। 2-3 सवाल हैं, आप शहजाद साहब से भी पूछें, चौधरी साहब भी इस पर जवाब दें। पहली तो बात यह है कि 17.5 ट्रिलियन का हमारा बजट है, 320 अरब रुपये के हमारे टैक्सेस हैं, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा हमना कि 35 अरब रुपये के जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं उनका हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा कि किस मद में कैसे लेके जाने हैं। हारून अख्तर साहब कह रहे हैं कि जी 100 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी जाएगी। पहला तो सवाल है किस मद से निकाल के देंगे ईवी की उसके मामले में। फिर दूसरा सवाल है कि क्या आपने इजाज़त ले ली है? हमारा तो आप देख लें, वासराय जो है ना वो तो IMF है, इसकी इजाज़त दे दी जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है आमना, ज़रा देखने वाली बात है, जब बजट अनाउंस किया गया था आपने देखा ख़बरें आई थी कि जी छोटी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, उसके बाद जो है ना गाड़ियाँ सस्ती होना शुरू हो गई। कितना मुझे बताया, अभी तो महीना भी नहीं हुआ बजट आए हुए, अभी एक तरफ गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं और आज खबरें शुरू हो गई कि गाड़ियाँ महंगी होना शुरू हो गई। देखिए हर 2-3 साल के बाद पैटर्न आमना क्या है कि कभी लोकल अपना मैन्युफैक्चर को फ़ायदा पहुँचाया जाता है, कभी इम्पोर्टर्स को फ़ायदा। इम्पोर्टर्स जो है ना आपकी मेरी या कंसर्न लोगों की जेब गर्म कर देते हैं, तो वो लोकल जो हमारा इन्वेस्टर्स है या हमारी लोकल गाड़ियां बनाने वाले जो मालकान हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती और इम्पोर्टर को इजाज़त दे दी जाती है कि जी ठीक है आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करें। 2-3 साल तक ये मामला चलता है, खूब माल खाया जाता है, उसके बाद फिर देखा है लोकल मैन्युफैक्चर का दाव लगता है, वो माल चढ़ाते हैं, तो उसके बाद फिर है कि वो इंपोर्ट बंद हो जाती है। तो मुझे तो बड़ा वाज़े तौर में पूरी बात कर लेंगे, आप जरूर बात कीजिएगा। देखिए बात सिंपल सी यही है, पहले तो मैं बता 100 बिलियन रुपीस की कोई प्रोविजन है ही नहीं सिरे से। हारून अख्तर साहब खुद बिजनेसमैन है, मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, ये आउट ऑफ नो वेयर ये आइडिया कल उनका जो है, इससे पहले कहीं जिक्र नहीं हुआ। हाँ एनर्जी पॉलिसी का डेफिनेटली जिक्र हुआ, बड़ा शोर हुआ इस पर कि जी नहीं अपना फ़िज़ाई आलूदगी को रोकना है, स्मोक को रोकना है, एयर क्वालिटी को ठीक करना है, ये करना है वो करना है, ये सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन हमारे यहाँ हमने ये बात रखिएगा ज़हन में, जब भी इस तरह के बड़े फ़ैसले होते हैं 0.1% मैं ये नहीं कहता, लेकिन अदरवाइज़ ये होता है कि कहीं ना कहीं जब इक़्तिसादी मामलात में और ख़ास तौर पे बिज़नेस के मामलात में जो चीज़ें तय की जाती हैं उनको बड़ा फ़ायदा दिया जाता है। आखिरी बात यह है कि लेकिन IMF ने भी तो कहा है ना कि आपने क्लीन एनर्जी की जानिब जाना है। देखिए हम ना बैंक जो है ना हम ना जितना माल बनाते हैं, अभी चंद दिन पहले एक बड़े अंग्रेजी अखबार में शाहिद कारदार और नदीमुल हक का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बताया कि बैंक एक माफिया की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। कितने उनके हिडन चार्जेस हैं, कितने वो टैक्सेस हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो तो एवर थ्राइविंग जो है ना बैंकिंग सेक्टर है, उसको तो छोड़ दें, उनको कोई नुकसान होगा। उन्होंने तो आपने देखा आप में मुझे और बड़े बड़े लोगों को कर्जे देने बंद कर दिए। वो तो कहते हैं ट्रेजरी में पैसा लगाएं, यानी हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं और चुप करके मज़े से आप जनाब इंटरेस्ट रेट खाते रहें, लिहाजा उनको तो छोड़ दें। एज वी स्पीक ये मामला मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी झगड़े शुरू होंगे। अभी चंद अरसा पहले आपने गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दी है, गाड़ियों क्यों महंगी हो गई हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या लोकल मैन्युफैक्चरर है उनका दाव लगने वाला है, क्या होगा, ये सामने समझने वाली बात। मार्केट की क्या इस वक्त सेंटिमेंट क्या पाया जा रहा है? HM शहजाद साहब से जानते हैं, आप क्या समझते हैं लोकल इंडस्ट्री पर इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर ये वाकई NEV के लिए संजीदा भी हैं? और दूसरा ये कि क्या लोकल इंडस्ट्री को किस तरह से प्रमोट किया जाए कि वो इसकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर बनाए, जो लिमिटेड हम देख रहे हैं कि काफ़ी है, और क्या इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए? देखें एक बात तो ज़रा आप समझ लें कि हमारे मुल्क में 3 बिग्स टोयोटा, होंडा, सुजुकी, जिनको 40 और 35 साल हो गए। बाकी जितने चाइनीज़, कोरियंस जो आए हैं उनको भी आज 7-7, 8-8 साल हो गए हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम सब असेंबलर्स हैं। अच्छा जी, अब इस दफ़ा बजट में कहा जी EV हम प्रमोट करेंगे। अब बात यह है कि घर में आटा नहीं है, माँ को कह रहे हैं पूरियाँ पकाओ। जब तक आप लोकलाइजेशन मुल्क में नहीं करेंगे EV गाड़ी कैसे सस्ती होगी?
एक आम आदमी ईवी का सोच भी नहीं सकता। आज इंपोर्टेड जो गाड़ी आ रही है आपकी और मेरी क़ुव्वत खरीद से बहुत दूर है। अच्छा, आप जिन गाड़ियों के लिए बात कर रहे हैं ना, जब तक इसकी लोकलाइजेशन हमारे मुल्क में नहीं होगी, हमारे मुल्क का शहरी तो गाड़ी नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। हाँ, वो हमेशा की तरह जो बड़े लोगों के लिए करके, जैसे इस दफा भी बजट में आप देखें कि आरडी को जो है वो 90 से 50% किया है, तो बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। छोटी गाड़ियाँ वहीं के वहीं घूम रही हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ जो मेरे दो साथी बैठे हैं उनकी भी थोड़ी सी मालूमात में इजाफा कर दूँ कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ जब तक सस्ती नहीं होंगी, इम्पोर्टेड भी, जब तक आप तमाम चीज़ों को आप जिस तरह आपने कहा जी कि हम आइंदा 4 साल में आरडी ख़त्म कर देंगे और 5 साल में हम ड्यूटीज़ जो हैं, कस्टम ड्यूटीज़, उसको आस्ता आस्ता ख़त्म करके 15% पर ले आएंगे। अब ये तमाम कानों को खुश करने वाली बातें आवाम सुने, मैं सुनूं, आप सुने, ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त कोई भी गाड़ी सस्ती नहीं है, बल्कि जो ये कार्बन लेवी लगाई है उससे सुजुकी के ऊपर जो है 19,000 से लेके 1,86,000 रुपये तक ये गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। और किया वालों की गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन आप 1.5 लाख से लेके। शहजाद साहब मेरा भी एक सवाल ले लें। शहजाद साहब एक सवाल का जवाब दे दें। जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है, जो 3 बड़ी कंपनियां, इनका बरस से बरस हो चुकी है, इनका डिलीशन प्रोग्राम 100% क्यों नहीं हुआ? ना होने की वजह से हमारी गाड़ियां लोकल जो महंगी हैं। क्या ख्याल है इस पे आपका? बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। जब सुजुकी पाक सुजुकी बनी 1981-82 की बात कर रहा हूँ, जो डिलीशन था उसकी स्पीड ये थी कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी, हम लोकलाइजेशन करेंगे, अपनी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा ना कि ये बिग 3 इतना बड़ा माफिया है, आप तस्वर नहीं कर सकते। ये जो कार असेंबलर की आपने बात की, कार डीलर्स की बात की कि ये कुछ खिलाफ पिला के, नहीं भाई, इनकी ताकत इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी उनकी ताकत है। हर आने वाले वक्त के लोगों को वो ख़रीदते रहे और डिलीशन पे काम नहीं कराया। डिलीशन टोटल ख़त्म हो गया, ट्रेडिंग शुरू हो गई। ट्रेडिंग के बाद आज हम 3 वो और 11 ये, हम सब असेंबल करते हैं गाड़ियाँ, CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, हम ओवर इन्वाइसिंग करते हैं, हम अंडर इन्वाइसिंग करते हैं। वहाँ पर भी इनकी सिस्टर कंपनी यहाँ ये खुद बैठे हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि आप तस्वर नहीं कर सकते। मैं मिसाल दे सकता हूँ कि ये तमाम लोग पहले गाड़ियों की बुकिंग करके पैसा लेते हैं अवाम से, फिर CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, अवाम को टाइम देते हैं 6 से 8 महीने का। ये पैसा बैंक के अंदर रख के इसका भी इंटरेस्ट खा के एंजॉय करते हैं। तो हमारे मुल्क में देखें, अव्वल तो इंडस्ट्री नहीं है, ये असेंबलर्स है। अगर हमारे मुल्क में इंडस्ट्री हो ना, तो ये मुल्क ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं। आज इतने बुरे हालात में भी हमें 10 लाख गाड़ियाँ चाहिए। ये 1.5 लाख गाड़ियाँ इन तमाम लोगों ने, 14 लोगों ने मिलकर 1.5 लाख गाड़ियाँ इस साल असेंबल्ड की। 30-40 हज़ार गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत आई। आप समझ लेंगे 2 लाख गाड़ी, 8 लाख गाड़ियाँ लोग 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी गाड़ियाँ खरीदने में मजबूर है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि लोकल गाड़ी भी और जो इम्पोर्टेड गाड़ी TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती है वो क़ुव्वत खरीद में नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी हमारी गाड़ियां सस्ती नहीं। सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं इस ड्रामे रुकावट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में भी 2030 तक जो टारगेट सेट किया गया था जी, 30% NEV व्हीकल्स, जो NE व्हीकल्स होंगी, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, और उसके साथ 3000 चार्जिंग स्टेशंस, ये वाले मामला इनकी जानिब से कहे गए। शुक्रिया अदा करूंगी मैं HM शहजाद साहब का और चौधरी अकमल साहब का। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस पॉलिटिकल एरिना पर इस वक्त क्या सिचुएशन जारी है उस पर हम बात करेंगे। सियासी माहौल की बात कर लेते हैं। रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद पूरे मुल्क और बिलखसूस KPK की सियासत में हलचल मची हुई है। नाज़रीन, इस फैसले ने PTI की बर्तरी में वाज़े कमी कर दी है। KP असम्बली में पार्टी पोजीशन बदल गई है। 145 रुकनी ऐवान में अपोजिशन की तादाद 54,
जबकि PTI अरकान की तादाद 57 है। ऐसे में 34 आज़ाद अरकान बहुत अहम हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी और एमर वली खान से अहम मुलाकातें की हैं, जो किसी बड़ी सियासी तूफान की पेशगोई लगती हैं। गो के गंडापुर पुरुमीद हैं कि उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन हकीकत में PTI अब दोराहे पर है। एहतजाज का रास्ता अपनाए या फिर मुफाहमत की मेज़ पर बैठे। क्या वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें वफाकी हुकूमत के अगले बड़े सियासी वार का इंदिया दे रही हैं या नहीं? इस पर तज्जिया एहतशाम साहब का लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या माहौल आप बनते हुए देख रहे हैं आगे? देखिए आमना, कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ नो वेयर ही बाज़ औक़ात आ जाती हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ छेड़ने की हद तक है और नहीं लगता यही वजह कि बड़ा जाहराना अंदाज़ था कल गंडापुर का और गौर खान बड़े आराम से बात कर रहे थे और बड़े शदीद गुस्से में उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा लेके आए आप मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद, मैं देखता हूँ, मैं सियासत छोड़ दूँगा, घर चला जाऊँगा। देखिए इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है बड़ा वाज़ेह तौर पे आप भी अच्छी तरह जानती हैं। हमने 2024 का इलेक्शन हुआ था, PTI ने 53 सीटें जीती थी और 35 आज़ाद अरकान इनमें शामिल हो गए थे और इनकी टोटल स्ट्रेंथ जो है ना 93 हो गई थी। अब सूरत हाल जो इस वक्त है कि ओपोजिशन के 27 अरकान थे, अब उनकी तादाद 52 हो गई है। अदम एतमाद के लिए अभी भी 22 लोगों की ज़रूरत है। जो बड़ी पार्टी KP में है, फजल रहमान साहब, उन्होंने तो कल मैसेज दे दिया, जो इत्तलात आ रही हैं बानी PTI को कि जी हम किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। तो अपरेंटली नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज़ है। नंबर गेम जो है ना वो पूरा ही नहीं है कि हो सके। और मेरी खबर ये इत्तला ये है कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है, कोई सियासी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अच्छा। कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है जो बताया। यानी आप कह रहे हैं PTI की जो गवर्नमेंट अभी बनी हुई है वहाँ पर वो वैसे ही रहेगी पख्तूनख्वा में? वो वैसे ही रहेगी। देखें ना, वहाँ पे जितने इख्तलाफात वहाँ पे पैदा हो गए, नहीं लगता इस वक्त कि हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी कि उनको तब्दील किया जाए। गंडापुर एक जिसको कहते हैं वो ऐसे तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन अंदर के इख्तलाफात है। देखें कल बैरिस्टर गौर ने जुनैद अकबर के बारे में शदीद बातें की, गलत बातें की या जो भी कहा, उनको कहा आप पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो घर जा के बैठ जाएँ। तो वहाँ पर उनके इख्तलाफात अपनी जगह पर, सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, मेरा ख्याल है हमने जो एक सबसे अहम बात है ना, देखें पावर पॉलिटिक्स जो है ना वो और चीज़ है, पॉपुलर पॉलिटिक्स कुछ और है। ठीक है, पॉपुलर पॉलिटिक्स में PTI आप आज भी इलेक्शन कराएं तो शायद इलेक्शन वही जीतेंगे, जो बात गहनादारी की माननी पड़ेगी। KP की हद तक मामला इतने ख़राब हो चुके हैं कि अंदर पार्टी तोड़ मोड़ का शिकार है। ऊपर से आपने देखे कल से जो खबरें आ रही हैं, जब से 5 बड़े जो असीर रहनुमा हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद अल हसन महमूद, और उसके बाद महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने ख़त लिख के अपने लीडरशिप को कहा है कि जी गवर्नमेंट से बात की जाए, सियासी जमातों से बात की जाए, अदारों से बात की जाए। उनको भी बात पता चल गई है कि जी पावर पॉलिटिक्स है, इसमें इस तरीके से लड़ के कुछ भी नहीं होगा। आपने बेशुमार दफ़ा तारीखें दी, जलसे जुलूस के लिए कुछ नहीं हुआ। अभी लेटेस्ट फिर बानी ने कहा है कि जी आप शूरा के बाद जलसे जुलूस करें, तहरीक चलाएँ, तो वो भी चलती नज़र नहीं आ रही। सवाल ये है कि इतना नुकसान करने के बाद भी आमना अगर उनको वो क्या कहते हैं कि एहसास ज़ियाँ जो जाता रहा, उनको समझ नहीं आ रही सियासी तौर पे कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन ना कोई भी सियासी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं। मौलाना फजल रहमान के साथ इतनी लड़ाई शुरू कर दी है कि उन्होंने वकास अकरम ने उनके खिलाफ दिया, और आज देख लें हमारे एक शो में हमदुल्ला साहब ने सख्त तनकीद की उन पे कि ये तो लोटा आदमी है, कल किसी एक पार्टी था, कल ये PTI को छोड़ के कहीं और चला जाएगा, और मौलाना ने तो वकौल उनके सियासत ऐसी की नहीं है। अब सवाल ये कि यहाँ इसके बाद क्या होगा। KP में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, KP की हद तक जो मेरा ख्याल है जो नुकसान पार्टी को आमना हो रहा है ना, तो धड़ेबंदी की सियासत वहाँ पे हो रही है, जिस तरीके से करप्शन की नहीं। तो फिर ये जो मुलाकातें हैं एहतशाम साहब, क्विकली ये जो मुलाकातें हो रही हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमर वली खान की, फिर किस चीज़ के लिए खिचड़ी पक रही है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। आमना देखें ना, ये सियासी तौर पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं, एक नई एम्बेरसमेंट गंडापुर के लिए लाना चाहते हैं। कोई आपने देखे जिस तरीके से फैसल साहब की कुंडी की ज़ाती लड़ाई या सियासी लड़ाई उनके साथ है गंडापुर के साथ, और इसी तरह से गंडापुर की लड़ाई इन दोनों के साथ, इनसे भी है, मौलाना फजल रहमान से भी है, तीनों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। वो तो चलती रहेगी, थोड़े थोड़े फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन एज़ वी स्पीक सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक न्यू सेंस है, ये जिस तरीके से बात को फैलाया गया, बढ़ाया गया, ये PTI की हुकूमत जाने वाली नहीं रहेगी, लेकिन PTI के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है। अब जो पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि तरीक़ाकार ठीक नहीं है, आप तब्दील करें अपने नुक्ता नज़र को, बेहतर करें अपने मामलात को, पार्टी को बचाएं, लीडरशिप को बचाएं, जो लोग अंदर हैं उनको जेलों से बाहर लेके आएँ, और एक बड़ी जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम सियासत का हिस्सा बने, जिसका अभी तक आप हिस्सा नहीं
बर नतीजतन आपको यानी PTI को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बज़ाहिर तो कोई आमना PTI की KP की हुकूमत में कोई नज़र नहीं आ रहा कि तब्दीली आएगी। हाँ, उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे एक जॉल्ट, एक झटका लगा रहेगा, आज हैं कल नहीं है। कभी उनको पता चलेगा जी जितने बजट से पैसे मिलने वो नहीं मिले, कभी सरप्लस बजट के नाम पे उनकी मानी PTI उनकी धुलाई करेंगे कि बजट आपने क्यों पास किया, नहीं अब पास कर लिया तो दोबारा आप अदालत में जाएं। तो ये खिचड़ी बनती रहेगी प्रोसेस में। 13 साल से जो PTI आगे जाके क्या मामला कर पा रही, नुकसान उनको ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो अदम एतमाद के हवाले से खबरें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब एहतशाम साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि फ़िलहाल ये एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं पाकपतन के DHQ अस्पताल की, जहाँ से मिलती है शफा। जब वही बन जाए कत्लगाह तो इंसान पुकारे भी तो किसे पुकारे। जी हाँ, पाकपतन के DHQ अस्पताल में फूल से बच्चों की ज़िंदगी इंतज़ामिया की गफलत की भीड़ चढ़ रही है। गरीब वालिदैन के बच्चे मर रहे हैं और महकमे के बयान ही नहीं मिल रहे। हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ये मामला नाजरीन उठाया था। उस वक्त जाँ बहक बच्चों की तादाद 20 थी, जो अब बढ़कर बताया जा रहा है कि 23 हो चुकी है और हर नई मौत एक नई गफलत की गवाही दे रही है। लेकिन अब महकमा सेहत ने अपनी पहली वजाहत को बदल डाला है। ऑक्सीजन की कमी की जगह वालिदैन पर इल्ज़ाम धरा जा रहा है कि अमवात ग़िज़ाई किल्लत से हुई है। CEO हेल्थ ने बच्चों की कबल अज़ वक्त पैदाइश को सबब बना दिया और सवालिया निशान छोड़ दिया कि ज़िम्मेदार असल में है कौन। अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई और हर लम्हा जो गुजरता लम्हा है शफाफियत के ताबूत में एक और कील ठोंक रहा है। लेकिन क्या निज़ाम सेहत में इंसान की जान से भी बड़ी कोई मसलहत है? फिर क्यों हक़ाइक़ को मस किया जा रहा है और अब बेसिकली क्या मामलात सामने आ रहे हैं? हमारे रिपोर्टर तारिक भट्टी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ जो हमने जिस तरह से रिपोर्ट किया था अपने प्रोग्राम में कि 20 बच्चे उस वक्त हुए थे, उन्हीं में एक मुतासरा फैमिली के फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, अली हैदर साहब। उनको हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में और उनके साथ अपनी इज़हार ताज़ियत भी करेंगे। मैं आपकी जानिब आऊँगी अली साहब, अल्लाह ताला आपको हिम्मत हौसला दे। ये बड़ा आप पे हमने देखा कि सदमा जो आपको बर्दाश्त आपको करना पड़ा और इसमें पाकपतन के जो DHQ अस्पताल है उसकी इंतज़ामिया के बड़े मिले जुले तासुरात भी आए। पहली इनिशियल रिपोर्ट आई गई, उसमें भी मामला जो है सब अच्छा दिखाया गया, क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन आपके साथ हुआ क्या, आप बीती बताइएगा। और ये किस डेट में हुआ? आपकी बेटी थी जो इस अस्पताल में दाखिल थी, वो वहाँ पैदा हुई, पैदाइश वहीं हुई, या फिर आप उसको बाद में लेकर आए? जी, मैं 18 जून 2025 अपनी बेटी की डिलीवरी के 2 घंटे बाद हॉस्पिटल लेके गया। मेरे घर में मेरी जो पैदाइश बेटी है वो घर में ही। तो जिस तरह मेरी वालदा का ये वजह था कि जब भी हर एक कोई पैदाइश तो हम चेकअप के लिए लेके जाते। तो जब मैं ले गया बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक मेरी बेटी है, मेरे पास मेरी बेटी की वीडियो मौजूद है, माशाल्लाह सेहतमंद है, पूरे दिनों की है और मेरे घर में ही उसकी डिलीवरी हुई। मैं 2 घंटों बाद जब लेके गया हूँ तो वहाँ पे हुआ ये कि मुझे डॉक्टर हजरात ने टेम्परेरी तौर पे ऑक्सीजन का कहा, ऑक्सीजन लग गई। और आपकी बेटी की जो डेथ है वो किस दिन रिपोर्ट हुई, किस दिन उनकी डेथ हुई? मेरी बेटी की जो डेथ है उससे कबल वक्त मैं घर में खाना लेने के लिए आया हूँ। नहीं, ये 16 जून से 20 जून के दौरान हम देख रहे हैं जो हलाकतें रिपोर्ट हुई थी, ये किस तारीख को हुई आपकी बेटी की? मेरी 19 जून को बेटी की डेथ हुई है। मैं 9 बजे घर खाना लेने आया हूँ तो यहाँ से मुझे कॉल कुछ दामन की, उन्होंने कहा कि आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, बच्ची की जो है ना ऑक्सीजन की वजह से हालत तशवीशनाक हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये जो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से अली साहब बात की जा रही है कि जी बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनकी अमवात हुई हैं, यानी वो कहा जा रहा है कि बेसिकली जो माँ है जब वो अपनी हम देखते हैं कि इस फेज से गुजरी होती हैं प्रेगनेंसी वाले, उसमें क्या उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मामला पेश आए हैं। आपकी जानिब से जो महकमा सेहत है उनसे कोई राब्ता हुआ हो, क्या उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस हवाले से आपको तसल्ली दिलाने के लिए क्या किया जाएगा, मुदावा कैसे किया जाएगा? इसका मुदावा जी मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त जो है ना हमें तो बार क्योंकि काम काज वाले हैं, मजदूर अलग है, न सिर्फ मैं बल्कि पास इस वक्त दीगर जो है ना गुरु साहब वो भी आए बैठे हैं। ठीक, तो बिल्कुल ठीक। मैं तारिक साहब से भी
हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा मालूमात देती हूँ। तारिक साहब, अभी 20 पहले बच्चों की अमवात की तादाद थी, अब ये 23 तक पहुँच चुकी है। अब मज़ीद बच्चे वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। अब क्या मामला है? इसके इतना बड़ा इशू हाईलाइट भी हुआ, इस पर बात भी हुई, क्लीन चिट दे दी गई, इनिशियली सस्पेंशन भी हुई इंतज़ामिया में कुछ लोगों की, उसके बाद भी अमवात होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बेसिकली वहाँ हो क्या रहा है। अभी कि वहाँ से क्या इतलात आएंगी? जी, अब की मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि 20 बच्चों की तो पहले आप बात कर चुके हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त वो ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। जो पहले इंक्वायरी कमेटियां थी जिन्होंने ये तस्दीक की थी 20 बच्चों की, उसके बाद फिर 3 बच्चों की, वो इंक्वायरियों को मुस्तरद करके एक नई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी साइबर टीचिंग अस्पताल के हमले। वो उस हमले में 2 जुलाई को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करनी थी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। उसके बाद इतलात मौसूल होती रही कि सीएम का विजिट है, सेक्रेटरी का विजिट है। आज भी सीएम का विजिट था, नहीं हो सका, कैंसिल हो गया। उसके बाद आज सेक्रेटरी का भी विजिट हुआ, वो रिपोर्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई। इसके हवाले से जब हमारी बात हुई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा हेल्थ डॉक्टर सुहेल सिंह, तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे आए हैं ये बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे, ये बच्चे इनमें बहुत ज्यादा जो है वीकनेस थी, इनकी माएँ जो है उनमें ग़िज़ाइयत की कमी थी और ये बच्चे इंतहाई निगाहदाश्त थे। इसमें ये बताया जा रहा है कि जिसमें जो जिम्मेदार है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल से आए हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जब पूछा तो उन्होंने कहा जी 9 हॉस्पिटल प्राइवेट जो है उनको सील कर दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और इसके अगेंस्ट कोई जो हम देख रहे हैं कि ठोस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। और महकमा सेहत यहाँ पर क्या कर रहा है, उन पर सवालिया निशान बनता है। पंजाब के महकमा सेहत के हवाले से अभी तक इस पर कोई शफाफ इंक्वायरी के हवाले से कोई मामला सामने नहीं आए या कोई इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आई जिससे मुदावा हो सके। अली हैदर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी और इनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए, इनकी बच्ची के लिए एक तो मगफिरत का सामान करे और दूसरी ये कि इनके लिए इंसाफ जो है उसकी राह हमवार हो। बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर तारिक भट्टी भी हमारे दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी हमारे सामने है, उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। बेघरों बेआसरा फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमले में कम अज़ कम 14 अफराद शहीद हुए। ये आज के हवाले से बता रही हूँ, जिनमें इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान भी ख़ानदान समेत शहीद हो गए हैं। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब इजराइल ने गज़ा में 60 रोज़ा सीज़ फायर के मुआहदे पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है हमास भी इस मुआहदे को कबूल करेगी, वरना सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया कि 10 यरगमाली और 18 हलाक इजरायलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। लाशें और यरगमाली रिहा करने पर फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास का कहना है कि उसे तजावीज़ मौसूल हो गई हैं और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी पर गौर कर रही है। दूसरी तरफ गज़ा में अमन के लिए कतर और मिस्र के हुकाम ने मुआहदे के लिए हतमी तजावीज़ तैयार की हैं। इस हवाले से 7 जुलाई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इजरायली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। क्या इस मुलाकात से जंग बंदी और गज़ा में मुस्तकिल अमन की कोई राह निकलेगी या फिर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी? हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बड़ा अहम तज्ज़िया पेश करते हैं इंटरनेशनल इशूज़ पर भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस सीज़ फायर को लेके, ख़ास तौर पे ये 60 रोज़ा कहा जा रहा है। पहले भी हमारे सामने जो सीज़ फायर हुई थी वो सस्टेन नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके बाद अब ये दूसरी सीज़ फायर के हवाले से इम्कानात कितने हैं? और एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि इजराइल का बड़ा एक मुनाफिकाना रवैया है, सीज़ फायर की बातें भी की जा रही हैं, अग्री भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बम्बार्डमेंट भी जारी है और वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा है। 4 मरतबा तो पहले सीज़ फायर की बात हो चुकी है और जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को वीटो भी किया गया है। इससे कबल 4 मरतबा तकरीबन 2 मरतबा जो बाइडन के ज़माने में और 2 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज़माने में, आखिरी तो पिछले महीने वीटो हुई है। तो इस मरतबा क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर सदर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सदर और सबसे ताकतवर मुल्क इसमें कहता है कि मैं सीज़ फायर बंद करा दूंगा, और ये लगता है कि इस दफ़ा सीज़ फायर बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 माह में 3 माह में जो मौत रक्स कर रही है
फ़लस्तीन में और ख़ासतौर पे गाज़ा में वो रक्स दिनों रात जारी है और लोग सिर्फ अपने खुराक के लिए जब कलेक्शन पॉइंट पर जाते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं अमेरिकन जो मुसल्लह हैं और वो इजराइल और अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर बैक बाय IDF और वो जब खाना लेने जाते हैं तो वहां भी उन पर फायरिंग कर देते हैं और ये सिलसिला जारी है। पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 600 के करीब सिर्फ वो लोग जो अपने बड़े बड़े बर्तन लेके दाल वगैरह हासिल करने के लिए कि कुछ जिंदगी बच जाए उनकी, तो उसको उनको 600 को वो और पिछले तकरीबन 36 घंटे में 100 के करीब अफराद को शहीद कर दिया गया। जो बाकी रह गए हैं वो क्योंकि ह्यूमन लाइफ अगर पानी मिलता रहे तो 2 महीने से ज्यादा बगैर खुराक के लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अदमुए तो सारे हो चुके हैं तकरीबन, तो बाकी अब वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जो होगा जैसा होगा उसको कबूल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमास ने अब भी अपने नजरिए के मुताबिक अपने दमखम को जारी रखा हुआ है। कम अज कम वो जो हॉस्टेजेस हैं उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लेकिन हमास ये भी तो कह रहे हैं कि जब तक आप विथड्रॉल नहीं होगा इजरायली फोर्सेस का वहां से एनक्लेव से, तब तक ही हम किसी भी किस्म की शराइत पे अग्री नहीं है। जबकि UN की रिपोर्ट है 85% जो गजा स्ट्रिप है वो अब अंडर कंट्रोल है इजरायली फोर्सेस के, तो इस पे अग्री करेंगे? जी मकसद यही था। देखिए अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ओस्लो अकॉर्ड के वक्त जो टेरिटरी इजराइल को दी गई A, B और C एरिया की बहाने से, तो एरिया फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को दे दिया कि जी आप इसको कंट्रोल संभालें अपनी फोर्स के साथ। B एरिया को कहा इजरायली फोर्सेज जो है ना वो इसका कंट्रोल संभालेंगे पार्शली, और C एरिया को उन्होंने कहा कि जी हम तो इसका पूरा कंट्रोल इजरायली संभालेंगे। तो बाई फार वो पूरे वेस्ट बैंक का भी तो कंट्रोल और उसके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जहाँ जहाँ पराए नाम उनकी हुकूमत है उसको भी तो उन्होंने कंट्रोल किया। ये रह गया था गजा स्ट्रिप 365 स्क्वायर किलोमीटर का गजा स्ट्रिप है, जिसमें कि पिछले 2 बरस से मौत का रक्स जारी है, कत्ल वारत जारी है। पहले ओपन प्रिजन था, फिर प्रिजन था, जेल थी, और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया और उसके बाद मक्तल गाहों में धकेल के लाया गया उनको। वो कैसे कि पहले तो उन्होंने जिस तरह वार्निंग देते रही IDF कि जी आप इस इलाके को छोड़ें और दूसरे इलाके में जाएं और दूसरे इलाके को छोड़ें तीसरे इलाके में जाएं, जब वो जाते थे उन इलाकों में तो उसको मक्तल गाह बना दिया गया और इसीलिए अब 57,000 के करीब अफराद वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं उसमें शामिल। और इसी तरीके से जो UN वर्कर्स हैं वो कोई 225 करीब हो गए हैं, एड वर्कर्स हैं दूसरे वो मास्क 600 के करीब। तो पूरी इसकी एक गिनती है, खंडर बन गया है। तो गजा रहा किधर है, वो तो खंडर बन चुका है बेसिकली। इन द एंड डॉक्टर साहब आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस रिपोर्ट जो अभी सर्वे इजरायली डेमोक्रेसी का सामने आया है। उसके मुताबिक पब्लिक ट्रस्ट बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उनमें 40% पर स्टैंड कर रहे हैं। ये कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए और सीज फायर की राह किस हद तक हमवार कर सकता है कि ये आगे जाके सस्टेन रहे? नहीं, सीज फायर की सस्टेनेबिलिटी तो रह नहीं सकती ना, क्योंकि वो जो अज़ाइम है जब से इजराइल बना, जिन लोगों ने इजराइल को बनाने में मदद की और जिन लोगों ने इजराइल को फ़लस्तीनियों की ज़मीन 48 के बाद फिर 1967 और 67 के बाद अब जो कब्जा करने की जिन्होंने सहूलतकारी की, तो वो अब भी उनके साथ है। लिहाजा सीज फायर तो सस्टेनेबल नहीं मालूम होता है। और तो कंडेमनेशन के बजाय हम देख रहे हैं कि यूके में तो अब टेररिस्ट कहा जा रहा है उन लोगों को जो कि प्रो पैलेस्टीन इस वक्त वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, उनको बिहाइंड द बार्स भेजा जा रहा है, वहाँ पर कैद किया जा रहा है, जुर्माने लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, तज्जिया आपने इस पर पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अमरीकी गैर मुल्की एड में 83% कटौती से तरक्की पजीर दुनिया को एक नए इंसानी बहरान का सामना है। जी हाँ, US एड के बंद होने से पाकिस्तान समेत 133 ममालिक में 14 मिलियन से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिनमें हर साल 7 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हो सकते हैं। 2001 से 2021 तक US एड ने दुनिया भर में 91 मिलियन अमवात को रोकने में मदद दी, मगर अब ये निज़ाम टूटने के करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मार्च में कहा कि 80% प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं, सिर्फ चंद 100 बाकी हैं। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट और लॉन्सेट रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के शोबे में 2 दिहाइयों की तरक्की रुकने का अंदेशा है।
ये रिपोर्ट यूएन की तारीखी कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई है, जहां पर सेक्रेटरी जनरल यूएन जो है एंटोनियो गुतेरेस ने तरक्याती फंड्स में $4 ट्रिलियन कमी की निशानदेही की है। लेकिन अब देखना यह है कि अमरीकी सदर फैसले को तब्दील करते हैं या फिर दुनिया की खामोशी 2030 तक लाखों बेगुनाह जानों की ज़िम्मेदारी बनेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आप कमेंट का इजहार कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम से आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।